गुड मॉर्निंग बालकों। देखो अपने पहला लेसन चल रहा था आपके पिछले क्लास में आपने पढ़ा था लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में और उसमें हमने चर्चा की थी आपके जो सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है, सतह की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो आपके अगला जो बिंदु है आपके वो है सतह की साझेदारी के रूप। सतह की साझेदारी के रूप, यानी कि सतह की साझेदारी, सतह में सभी वर्गों को सम्मिलित करने का जो तरीका है, रूप है, वो कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो देखो आपने राजनीतिक सतह के का बंटवारा नहीं किया जाए, हम मानते हैं कि राजनीतिक सतह का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ऐसी अवधारणा चली आ रही थी पीछे से। क्या मानते थे पहले ये माना जाता था कि राजनीतिक सतह का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो इस विचारधारा के विरुद्ध में सतह की साझेदारी का विचार सामने आया कि सतह की साझेदारी नहीं कर सकते, सतह का बंटवारा नहीं कर सकते, तो सतह की हम क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं, सतह में सबको सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी सबकी, क्या कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या एक वर्ग में होती है। सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक वर्ग में होती है। जैसे प्राचीन समय में चूंकि राजतंत्र था, राजा ही शासन का सारा काम करता था, या तो राजा भी होती थी शक्तियां, या फिर राज परिवार के जो अन्य लोग हैं, या राजा जिस वर्ग से संबंधित होता था, जिस समूह से संबंधित होता था, उसी में जो है आपकी क्या होती थी, सारी शक्तियां निहित होती थी, ऐसी पहले मान्यता थी। और इसमें जो शासन संबंधी जो भी निर्णय हैं वो सारे निर्णय या तो राजा करता था, या फिर राजा के परिवार से संबंधित है, या राजा के उस वर्ग से संबंधित लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है आपके शासन संबंधी निर्णय लेते थे। और इस प्रकार जो आपके शक्तियां एक व्यक्ति या एक खास समूह में ही रहती थी। अगर फैसले लेने की शक्ति जो आपके धीरे धीरे बिखरती गई और रूप बदलता गया, तो फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं। जब एक ही व्यक्ति में शासन की शक्ति है, जैसे राजा है, राजवंश में राजा के पास शक्ति है शासन की सारी, तो सारा फैसला निर्णय राजा को लेना है, शासन संबंधी जो भी निर्णय है, जो भी फैसले लेने हैं वो राजा को लेना होता है। तो राजा तुरंत अकेला व्यक्ति है, या तो स्वयं या अपने मंत्रियों की सलाह से तुरंत क्या करता है, निर्णय ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये निर्णय मेरे को लेना है। किसी देश से युद्ध करना है, दूसरे राज्य से आक्रमण कर दिया तो उसका सामना करना है, तो इन सब के बारे में उसे निर्णय खुद को लेना था, तो इसलिए क्या होता था, तुरंत निर्णय हो जाते थे। लेकिन जो आपके अगर हम सत्ता का साझेदारी कर दें, तो सत्ता की साझेदारी होते ही ये निर्णय लेने का एक ही व्यक्ति में जो शक्ति थी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सब लोगों को मिलकर के निर्णय लेना पड़ता है, और इससे निर्णय में क्या होती है, आपकी देरी होती है, तो तुरंत फैसला नहीं ले पाते हैं, तो निर्णयों को तुरंत लागू भी नहीं कर पाते हैं, तुरंत लागू नहीं कर पाते हैं तो निर्णयों को लागू करने में भी देरी होती है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी, लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में क्या होता है कि निर्णय सारे समूह मिलकर के करते हैं और निर्णयों में देरी हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत जिसको कहते हैं, बुनियादी सिद्धांत क्या, कि शासन की शक्ति जनता में निहित होती है, अर्थात जनता ही मिलकर के शासन संचालन करती है। और इस कारण जो निर्णय होते हैं वो किसको करने होते हैं, यहाँ पर है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में जो आपके निर्णय जनता को करने होते हैं, और जनता ये निर्णय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जनता अपने निर्णय जो है किसके माध्यम से करती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है बड़े राज्यों में। और अगर मान लो जैसे स्विट्जरलैंड के जो 5 एक्ट है उनमें जो आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वहां पर जो आपके एक छोटा समुदाय होता है, जनता का छोटा भाग होता है, वो जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेती है। ताकि दुनिया के बड़े देश जिनमें लोकतंत्र है और आबादी अधिक है, वहां पर जो आपके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है आपके क्या किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। इसमें लोग सब शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना जो शासन है उसको संचालित करते हैं। सब शासन की संस्थाएं, स्वयं की संस्थाएं, जैसे आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका,
है ना। और व्यवस्थापिका, इसके अलावा जैसे आपके केंद्र स्तर पर राज्य सरकार, उसके भी अंग है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन सब के माध्यम से, जो इन अंगों के माध्यम से, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो संगठन है, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, इन सब के माध्यम से क्या करती है जनता अपना शासन संचालित करने का कार्य करती है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में देखो समाज के विभिन्न समूह होते हैं, है ना, उनके विचारों को क्या किया जाता है, उचित महत्व दिया जाता है। एक अच्छा समाज कह सकते हैं, एक वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं, शुद्ध, है ना, वास्तविक लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, या यूं कहेंगे मूल धारणा पर आधारित लोकतंत्र। उसमें क्या होता है कि निर्णय लेते समय जनता के सभी वर्गों को, सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है, और जब सभी लोगों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो जब सार्वजनिक नीतियां निर्धारित की जाती है और उनमें जनता के सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है तो उसे हम अच्छा लोकतंत्र कहते हैं। और ऐसे लोकतंत्र में नागरिक क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनते हैं। ऐसे लोकतंत्र में वहां के नागरिक ज्यादा से ज्यादा जो है आपके सत्ता में क्या होते हैं, भागीदार बनते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखो आपके सत्ता की साझेदारी, तो ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाने का जो तरीका है वो सत्ता की साझेदारी बनाता है। और आधुनिक लोकतंत्र देखें, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखो आपके सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित रूप प्रचलित है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप, अनेक प्रचलित है। अनेक रूप प्रचलित है, इसमें से हम प्रमुख 4 रूपों की चर्चा यहाँ पर करेंगे, है ना। तो देखो आपके इन रूपों में पहला जो रूप आता है वो आता है आपके क्षैतिज सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, इस क्षैतिज वितरण में क्या होता है, आपके सत्ता के विभिन्न अंग होते हैं, उनमें सत्ता का क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। और ये अंग जो है आपके आपस में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। तो इसमें देखो आपके सत्ता का जो क्षैतिज वितरण, इसमें सत्ता का जो विभाजन है, सत्ता का विभाजन क्या कर देता है, आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार इन 3 अंगों में क्या कर दिया जाता है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। और इस प्रकार जब सत्ता का बंटवारा एक समान स्तर पर शासन के 3 समान भागों में बांट दिया जाता है तो इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न रूप या विभिन्न अंग, सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हुए अपने शासन की अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये केंद्र स्तर पर है और केंद्रीय शासन में तीनों अंग मिलकर के क्या करते हैं, शासन का संचालन करते हैं। व्यवस्थापिका का काम कानून निर्माण करना है, अपने कानून का निर्माण करती है, ये अपने क्षेत्र में कानून के निर्माण से संबंधित है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, तो ये कानून को लागू करने और शासन करने के क्षेत्र में कार्य करती है। न्यायपालिका कानून का पालन कराने, उनकी व्याख्या करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये अपने अपने क्षेत्र में जो है रहते हुए और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई भी एक अंग सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता कि मान लो व्यवस्थापिका मन मर्जी के कानून बनाए तो
कार्यपालिका उनको लागू नहीं करेगी, और कार्यपालिका अगर उनको लागू भी कर दे तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा जो है उन कानूनों को अवैध घोषित कर देगी, ऐसे वैधानिक घोषित कर देगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका पर नियंत्रण लग जाएगी। कार्यपालिका अगर मनमर्जी से कानून लागू करने लग जाए, शासन मनमर्जी से करने लग जाए, तो व्यवस्थापिका क्या करेंगे, आपके इस पर नियंत्रण करेगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी या ऐसे कानून बनाएगी जिससे कार्यपालिका पर नियंत्रण आए। न्यायपालिका भी उसके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है और इस प्रकार नियंत्रण करती है। कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है तो न्यायाधीश की नियुक्ति के माध्यम से, व्यवस्थापिका को न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार है, संविधान में जो आपके संशोधन करने का अधिकार है। तो इस आधार पर वो क्या करती है, जो न्यायाधीश आपके संविधान के अनुसार नहीं चलते उनको महाभियोग द्वारा जो है पद से हटाने का कार्य व्यवस्था क्या करती है, तो वो उनको पद से हटा के उनके ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो न्यायपालिका भी इस बात को जानती है कि अगर उनके न्यायाधीश कार्य करेंगे तो न्यायाधीशों को इस बात का पता रहता है कि उनका कार्य संवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के विपरीत है, तो उन्हें व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। इस आधार पर वो भी क्या करेंगे, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर के कार्य करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपके जो आपके संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था। दूसरी बात देखो, आपके हमने ये भी देखा, भी बताया कि जो हमारी कार्यपालिका है वो सत्ता का उपयोग करती है, तो उपयोग करते समय व्यवस्थापिका के अनुसार बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करती है। अगर उनका दुरुपयोग करे तो अभी बताया मैंने कि न्यायपालिका उसके कार्यों को अवैध घोषित कर देगी। हाँ, तो इस प्रकार व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू कर देती है, तो उनको न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा अवैध ठहरा करके उसके ऊपर अंकुश रखती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, एक दूसरे अंग द्वारा कार्य करने और अपने सीमा से बाहर करने, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा नियंत्रण लगाने की जो ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, या सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, या की व्यवस्था मान लो, आपके बुक में व्यवस्था लिखा है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो है आपके कार्य करने के लिए स्वतंत्र भी है। तो इस प्रकार तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के नियंत्रण से उनमें संतुलन बना रहता है, कोई भी अंग शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अब देखो, आपके दूसरी बात आती है, आपके ये तो था आपके सत्ता का क्षैतिज वितरण का रूप। दूसरा रूप है सत्ता का आपके ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। इसमें क्या होता है, सत्ता का विभाजन जो आपके विभिन्न हिस्सों में बटा होता है। जैसे आपके केंद्र सरकार, प्रांतों में फिर आपके प्रांतीय सरकार, जिसे हम भारत में राज्य सरकार बोलते हैं, अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, राज्य सरकार बोलते हैं, भारतीय राज्य सरकार बोलते हैं। और अपने यहाँ पर 30 स्तर की, हालांकि ज्यादातर राज्यों में 2 स्तर की, पहले अपने भी यहाँ पर 2 स्तर की सरकार थी, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन द्वारा 30 स्तर की स्थानीय सरकार हो गई। इस प्रकार जो आपके सत्ता का क्या होता है, वितरण होता है, विभाजन होता है। तो एक सरकार जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए होती है, ये संपूर्ण देश पर शासन चलाती है। दूसरी जो आपके प्रांतीय स्तर की होती है, जो क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न प्रांतों में बांटा जाता है, जिन्हें हम राज्य कहते हैं, वो अपने राज्य क्षेत्र पर शासन करती है। और तीसरे स्तर की सरकार जो स्थानीय होती है, वो ग्राम स्तर पर या शहरों में जो आपके नगर पालिका के रूप में कार्य करती है। ये केंद्र सरकार जो आपके जो पूरे देश पर शासन करती है ना,
शक्तियों का बंटवारा होता है, का विभाजन होता है। जैसे भारत में आपके 3 सूचियां बनी हुई है, संघ सूची, समवर्ती सूची, पहले राज्य सूची लिख लो आप, राज्य सूची, और फिर समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। इसमें केंद्रीय महत्व के विषय होते हैं। कौन से विषय के महत्व? कौन से विषय के महत्व होते हैं? केंद्रीय विषय के महत्व होते हैं। आपके केंद्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे आपकी सेना है, विदेश है ना, रेल है, इस प्रकार के जो आपके विषय होते हैं वो आपके संघ सूची में सम्मिलित किए जाते हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का, शासन करने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। फिर राज्य सूची, जो प्रांतीय महत्व के विषय होते हैं, वो प्रांतीय महत्व के विषय देखो आपके प्रांतीय सूची में होते हैं और इन प्रांतीय विषय के महत्व, जो प्रांतीय महत्व के विषय हैं उन पर शासन करने का, कानून बनाने का अधिकार प्रांत सरकार को होता है। जैसे स्थानीय व्यवस्था में पुलिस है, आपके कर सिंचाई है, कृषि है, ऐसे विषय जो आपके प्रांतीय महत्व के हैं और प्रांतीय सरकारें क्या करती है, इन पर शासन करने का कार्य करती है, इन पर जो आपके नियम कानून बनाने का कार्य करती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों ही के महत्व के हैं, केंद्र सरकार के महत्व के भी है, राज्य सरकार के महत्व भी है, उनको एक 30 की सूची में रखा गया है जिसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसके क्या कहा गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है, राज्य सरकार को भी होता है। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाए, दोनों का कानून अलग अलग हो, विरोधी हो, तो केंद्र सरकार का मान्य होता है। तो कहने का मतलब यह है कि समवर्ती सूची पर अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है, सब सरकार को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून बना दिया तो उसके विरुद्ध में राज्य सरकार इस सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। इस प्रकार का विभाजन जो आपके किस क्या कहलाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है, जो ऊपर से नीचे की ओर आपके सत्ता में बंटवारा होता है। आप देख सकते हैं कि आपने बेल्जियम में देखा कि छोटा सा बेल्जियम है, लेकिन उसने भी केंद्र और प्रांतों में क्या कर रखा था? शासन का बंटवारा कर रखा था, है ना। लेकिन जो श्रीलंका है उसने ऐसा बंटवारा नहीं किया, और इसे बंटवारा नहीं किया तो इसका परिणाम ये हुआ है कि जो वहां पर गई की स्थिति होगी, तो सरकारें क्या करती है? अपने यहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी करने के लिए ऊर्ध्वाधर वितरण का तरीका भी अपनाती है और अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्रों पर जो आपके प्रधानता दे करके, सत्ता में भागीदारी दे करके, और फिर क्या करती है? आपके सत्ता की साझेदारी करती है ताकि व्यवस्था बनी रहे, शांति हो है। तो ये व्यवस्था है। अपने बाहर में मैंने बता दिया कि राज्यों के नीचे जो है आपके कौन सी स्थानीय नगर पालिका है, आपके पंचायती राज व्यवस्था है, इनकी स्थापना की गई है और इस प्रकार सत्ता को ऊपर से नीचे तक चलती है। केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर, प्रांत सरकार प्रांतीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर, और स्थानीय सरकार स्थानीय स्तर पर यानी या तो ग्राम स्तर, और अगर नगर की है तो नगरीय स्तर पर ये शासन करती है। तो इस प्रकार जो आपके सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है और इस आधार पर जो है सत्ता में क्या किया जाता है? साझेदार बनाया जाता है। इसके बाद में अगला तीसरा सत्ता का तीसरा जो आपके बंटवारा है वो विभिन्न सामाजिक समूह में है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह। देखो आपने बेल्जियम में देखा था, जो बेल्जियम का चला था सत्ता में जो है आपकी भागीदारी देने के लिए बेल्जियम के जो शासक थे उन्होंने समझदारी का कार्य किया और आपके डच और फ्रेंच वासी, जर्मन वासी सभी लोगों को क्या कर लिया गया? सत्ता में हिस्सेदार दे दी गई। साथ साथ में आपने ये व्यवस्था देखी कि वहां पर एक सामाजिक सरकार में जो अपने अपने समाज की होती है और एक समाज के लोग अपने समाज की सरकार का गठन करते हैं। सामाजिक सरकार अपने समाज की शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, संस्कृति है, जैसे जो विषय हैं
उन पर क्या करती है, नीतियां बनाने का कार्य करती है, निर्णय लेने का कार्य करती है। तो इस प्रकार सत्ता का बंटवारा क्या होता है, आपके विभिन्न सामाजिक समूह में या धार्मिक समूह में या भाषाई समूह में कर दिया जाता है। जैसे आपको बताएं तो देखो आपके कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह है। मसलन उदाहरण के लिए आपके भाषाई समूह हो सकता है, धार्मिक समूह हो सकता है, आपके जातीय समूह हो सकता है ना, भाषाई समूह हो सकता है, इस प्रकार के समूह हो सकते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था कि बेल्जियम में भी क्या किया गया था, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था और ये सामुदायिक सरकार जो आपके एक सत्ता का सामाजिक समूह के रूप में वितरण का एक जो है आपके अच्छा उदाहरण है। हमने ये भी चर्चा की थी कि बेल्जियम में जो सामाजिक सरकार है उसका गठन है समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। एक समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों में से कुछ को नियुक्त कर लेते हैं और नियुक्त करने के बाद में जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए, जिनको चुना गया है, जिनको नियुक्त किया गया है, वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, उस समाज से संबंधित, जैसे मान लो डचवासी लोगों ने अपने डचवासी लोगों में से ही कुछ लोगों को, जितने लोगों की संख्या होती है शासन में, जितने पद होते हैं उतने पदों पर क्या किया जाता है, मतदान द्वारा निर्वाचित कर लिया जाता है। फिर ये निर्वाचित सदस्य क्या काम करेंगे, अपने समाज के प्रति, जैसे डच समाज है तो डच समाज की संस्कृति है, डच समाज की शिक्षा है, डच समाज की जो आपके सामाजिक अन्य व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, इनके बारे में व्यवस्था करने का कार्य करते हैं। इन समस्याओं का जो है समाधान करने का कार्य जो है सामाजिक सरकार करती है। और इस प्रकार जो है समाज के कमजोर वर्गों को भी क्या किया जाता है, इसमें भागीदार बनाया जाता है। महिलाओं को भी जो आपके प्रशासन में भागीदारी दी जाती है ना। तो यहाँ पर जो आपके महिलाओं को भी भागीदारी की गई है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षण की व्यवस्था के बारे में 9th क्लास में चर्चा की थी और इस तरह की व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाता है, विधायिका है, प्रशासन के अन्य भाग है या अंग है, उनमें क्या किया जाता है, समाज के विभिन्न समूहों को हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे कमजोर वर्ग है हमारे यहाँ पर, उन कमजोर वर्गों को या पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देकर के क्या कर दिया गया, उनके स्थान आरक्षित कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए, उनको जो है सत्ता में भागीदार दे दी गई। तो यह एक तरीका होता है सत्ता में भागीदारी देने का। इसी प्रकार आपके 1992 में जो है आपके संविधान में 2 संशोधन किए गए, जिसमें बाद मैंने बताया था स्थानीय शासन, और उन संशोधनों के द्वारा जो है आपके स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई। 2 संशोधन कौन कौन से थे, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था संबंधित था, और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में रखा गया, पारित हुआ, वो आपके नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित था। इन दोनों ही संविधान संशोधनों में आपके स्थानीय जो आपके अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। 33% स्थान जो है आपके विभिन्न वर्गों में महिलाओं के आरक्षण है। और इस प्रकार महिलाओं को आरक्षण देकर के क्या किया गया है, महिला वर्ग को भी प्रतिनिधि बनाया गया है, महिला वर्ग को भी जो है सत्ता में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार सामाजिक वर्गों को जो है आपके समूह को जो है सत्ता में सम्मिलित करने के ये आरक्षण है या अन्य जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं और उनको हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी दे करके और फिर क्या किया जाए, शासन में सभी की भूमिका को निर्धारित किया जाए, सभी का शासन में सहयोग किया जाए, नीति निर्धारण में सबको ही भागीदार बनाया जाए। ये थे आपके रूप। इसके बाद एक और बचा आपके, वो है आपके सत्ता के बंटवारे का एक रूप है आपके विभिन्न प्रकार के दबाव समूह या फिर आंदोलनों द्वारा, है ना। तो देखो आप ये विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन, ये तो होता है दबाव समूह, इसको हित समूह भी कहते हैं। हित समूह क्या होता है, देखो एक साथ व्यवसाय करने वाले लोगों के हित समान होते हैं। जैसे व्यापार करने वाले व्यापारियों के हित स्वार्थ जिनको कहते हैं समान होते हैं, और वो सरकार से चाहते हैं कि उनके हितों को साधने वाली नीतियां बनाई जाए, अर्थात ऐसी नीतियां बनाई जाए जिनसे व्यापारियों को लाभ हो। तो इसके लिए व्यापारी क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, संगठन बना करके जो है सरकार से मांग करते हैं नीति बनाने की। सरकार अगर उनकी बात को मान लेती है, उचित होती है, जायज होती है, वो सरकार उचित समझती है तो मान लेती है तो सही है, और नहीं मानती है तो ये व्यापार समूह
खत्म कर देंगे, इस प्रकार के जो आपके धरने प्रदर्शन करना, ये करके सरकार पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं ताकि सरकार उनके हित में नीतियां बनाए। तो ऐसे समूह को जो अपने एक से हित के होते हैं, क्योंकि व्यापारियों का सबका समान हित है, एक से हित के लोग हैं, तो जब एक से हित के लोग मिलकर के और अपने हित में नीति बनाने के लिए सरकार को जो आपके सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार को बाध्य करते हैं, तो ऐसे समूह को हम हित समूह कहते हैं। जैसे किसानों का आंदोलन चलता है, किसान आंदोलन है, किसानों के हितों के लिए है, तो वो भी क्या हो गया, हित समूह हो गया। ऐसे कई बार वकीलों के आंदोलन देखे होंगे आपने, वो वकील का आंदोलन वो भी हित समूह है। तो एक वर्ग द्वारा जिसके हित समान है, कौन सा वर्ग है, व्यवसायिक वर्ग, व्यवसाय के आधार पर, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो वकील वर्ग हो, चाहे डॉक्टर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, ऐसे एक व्यवसायिक वर्ग द्वारा सब जो समान हित रखने वाला है, जैसे मजदूर के सबके समान हित है, तो ऐसे वर्ग द्वारा जब आंदोलन किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, आपके हित समूह कहा जाता है। ऐसे वर्गों के समूह को हित समूह कहा जाता है, जो अपने हितों के लिए क्या करते हैं, सरकार के विरुद्ध धरने प्रदर्शन करके अपने हित में कानून बनवाते हैं। दूसरा आंदोलन में सभी वर्ग सम्मिलित होते हैं। किसी भी कानून या सरकार की ऐसी नीति जो जन सामान्य के हित में नहीं है, उसका जनता विरोध करती है। जनता विरोध करने के लिए जो आपके प्रेरित भी हो सकती है, या राजनीतिक दलों द्वारा भी जो है इसको क्या किया जाता है, आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और फिर ये जब जनता प्रेरित हो या राजनीतिक दलों द्वारा प्रेरित होती है, तो उसमें सभी वर्ग, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, आपके वकील हो, ये वर्ग क्या होते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ग आंदोलन को या समूह का द्वारा विरोध किया जाता है, उसको हम आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करके शासन व्यवस्था में हम भागीदार बन रहे हैं। तो ये भी जो आपके सत्ता में भागीदारी का या साझेदारी का एक प्रकार होता है। तो देखो इसमें दे रखा आपके कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप है, हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करने और नियंत्रित करने में देखते हैं। लोकतंत्र में देखो, लोगों के सामने सत्ता के दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होता है। लोकतंत्र में जनता जो है सरकार का गठन चुनावों से करती है, और जब सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो जब चुनाव होते हैं तो जनता क्या करती है, उस सरकार को बदल देती है। जैसे राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजस्थान में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता ने देखा कि उसकी आकांक्षाएं उससे पूरा नहीं हो रही है, तो बाद में जो आपके चुनाव हुए और वर्तमान में जो आपकी सरकार को बदल करके जनता ने क्या कर दिया, कांग्रेस की सरकार बना दिया। तो इस प्रकार जनता क्या कर सकती है, सरकार को बदल सकती है। तो जो है बदलने का जो आपके यहाँ पर विकल्प होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार को बदलने के लिए लंबा टाइम लगता है, 5 वर्ष का कार्यकाल है तो 5 वर्ष चलती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां होती है जिनको तुरंत बदलने या उनका विरोध करके उनको समाप्त कराने की आवश्यकता होती है, तो लोग संगठित होकर के विरोध करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपके आंदोलन कहते हैं। तो देखो आपके जब चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा सरकार बनती है, तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, क्योंकि चुनाव में पार्टियां भागीदार बनती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, वही जो है आपके चुनाव लड़ते हैं और वही सत्ता स्थापित करते हैं, वही सरकार बनाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों में क्या होता है, जब चुनाव होता है तो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंद्विता ही जो है इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, आपकी इस बात को निर्धारित करते हैं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कि सरकार या शासन की शक्ति किसी एक ही व्यक्ति या एक समूह के पास नहीं होनी चाहिए, एक समूह के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों या एक राजनीतिक दल में विभिन्न प्रकार के वर्गों के लोग मिलकर के क्या करें, सत्ता का उपयोग करें। इस बात का वो निर्धारण करने का कार्य करते हैं। तो देखो एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी-बारी में अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती रहती है, जाती रहती है। अगर हम लंबी अवधि पर बात करें तो हम पाएंगे, देखो आपके 2014 में अपने लोकसभा के चुनाव हुए थे। 2014 से पहले आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, और मनमोहन सिंह जो है उसके अपने भारतीय प्रधानमंत्री थे। 2014 में चुनाव हुए तो उसके बाद में जो है पार्टी बदल गई तो उसकी विचारधारा बदल गई,
पार्टी कौन सी होगी, भारतीय जनता पार्टी, और उसके गठबंधन में सम्मिलित तो भारतीय जनता पार्टी होगी प्रमुख रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल बहुमत था वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी बदलते ही जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री बदल गया, शासक भी बदल गया, और पार्टी बदलने से पार्टी की नीतियां भी बदल गई। तो हम अगर लंबे समय से गौर करें तो ऐसा मिलता है हमको देखने को कि एक ही राजनीतिक दल जो है लगातार शासन में नहीं रहता है, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, और राजनीतिक दल बदलता है तो उसकी नीतियां भी बदलती रहती है, और उनकी जो आपकी विचारधाराएं हैं वो भी बदलती रहती है। और इस प्रकार सामाजिक जो आपके समूह होते हैं उनके हाथों में बारी बारी से सरकार आती रहती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग समूह होते हैं। हालांकि हर धर्म के, हर वर्ग के, हर जाति के लोग जो है उसमें रहते हैं, लेकिन जो शासन करने वाले व्यक्ति है, जैसे पहले मनमोहन सिंह थे, अब जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। तो इस प्रकार जो आपके जो शासन की शक्ति है वो क्या हो गई, आपके दूसरे वर्ग में आ गई, जिसकी विचारधारा अलग है। ऐसी जो आपके बदलती रहती है। कई बार सत्ता की ये भागीदारी जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तो कई बार जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो जो है आपके सत्ता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, क्योंकि कोई ना कोई दल क्या करता है, सरकार की नीति का विरोध करता है। जो गठबंधन में सम्मिलित है वो चाहता है कि हमारी बात को माना जाए, और वो विरोध करता है, और विरोध करता है तो उसका रूप सामने प्रकट हो जाता है कि यहाँ पर सत्ता की भागीदारी है और एक दल जो है क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है, इनका जो रूप होता है प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी भागीदारी का वो दिखाई देता है ना। तो देखो आपके लोकतंत्र में हमें व्यापारियों, उद्योगपतियों, जो अभी शुरू में चर्चा की थी उसी बात पर बताता हूँ कि लोकतंत्र में हमें व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों, कई प्रकार के संगठनों और हित समूह को देखते हैं, हित समूह को देखते हैं। ये सरकार में सीधी भागीदारी नहीं करती, यानी मजदूर भी सीधा जाकर के आपके शासन में भागीदार नहीं होता है, या मजदूर आपके व्यापारी है वो भी सत्ता में सीधा भागीदार नहीं हो रहा, वो व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जो शासन का लाभ है, सरकार की नीतियां हैं, उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। मजदूर है तो वो भी चाहता है कि सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे मजदूर को सुविधा हो, उनके जो कार्यस्थल है वहां पर उनकी सुरक्षा हो, उनकी परिस्थितियां उचित हो जिनमें वो काम कर सकें। इस प्रकार के जो है आपके वो नियम चाहते हैं। इसी से संबंधित और भी ऐसे बहुत सारे नियम हो सकते हैं जो मजदूर के हित में हो, तो ऐसे चाहते हैं वो इस प्रकार का, इसी प्रकार का व्यापार चाहते हैं। और ये लोग अपनी नीतियों, इन सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में बनाने के लिए कई बार आंदोलन भी करते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं, और इस प्रकार सत्ता में भागीदारी निभाते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस प्रकार इन विभिन्न समूहों द्वारा सत्ता में धरने, प्रदर्शन, आंदोलन आदि के माध्यम से सत्ता को प्रभावित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का जो प्रयास किया जाता है उसे हम सत्ता की भागीदारी कहते हैं। ये था आपका सत्ता की साझेदारी से संबंधित लेसन है। इस लेसन में आपको बुक के पीछे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करने हैं, और नोट्स वगैरह मैं आपको क्या करूँगा, डाल दूंगा। आप उनमें से आप अच्छी तरह उतारिए और इनको आप बार बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें। जितना आप अधिक समझेंगे उतना ही आपको अधिक आएगा, अधिक याद होगा और अधिक समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो हम सब क्या करेंगे, उसका उत्तर अपने आधार पर देने के लिए तैयार हो जाएंगे।